मौसम खज़ां का आगाज था। हवा में हल्की सी सर्दी तैर रही थी और शाम जल्द ढल रही थी। शहर के इस पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग थीं और मकानात एक दूसरे से इस तरह चमटे हुए थे जैसे सर्दी से बचने के लिए खड़े हों, एक नौजवान अपनी साइकिल पर सवार तेजी से मुड़ रहा था। उसका नाम फैजान था। उसकी उम्र कोई 18 बरस थी। चेहरा ज़हीन, आंखें चमकदार और जिस्म दुबले पतले लेकिन मजबूत। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और फैजान शाम को एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर के इखराजात चलाने में मदद करता था। आज वो थोड़ा देर से था। स्कूल में एक बच्चे के मसाइल समझाने में वक्त लग गया था। अब वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और वो बाजार से दवाई लाने का वादा कर चुका था। इसकी साइकिल मोहल्ले की गंभीर गलियों से गुजरती हुई एक निस्बतन वीरान इलाके में पहुंची जो पुराने खंडर और बंद फैक्ट्रियों के दरमियान था। यहाँ से गुजर कर ही वो अपने मोहल्ले तक पहुंच सकता था। इसी लम्हे उसकी नजर सामने पड़ी। 4 जवानी एक पुरानी बोसीदा दीवार के सहारे खड़े सिगरेट पी रहे थे। उनके कपड़े मीले कचीले, बाल बिखरे हुए और चेहरों पर इखड़पन और गुंडापन साफ झलक रहा था। फैजान ने उन्हें पहले भी कई बार इस इलाके में देखा था। मोहल्ले वाले उन्हें 4 यार कहते थे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से उनसे डरते थे। उनके नाम थे झंडू, बड़खा, टुनटन और मिको। झंडू उनका सरगना था, लंबा, फिर तैला और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। बड़खा मोटा, ताजा और ताकतूर था। टुनटन पतला और लंबा था, जिसकी आंखें हमेशा शैतानियत से चमकती रहती थीं। मिको सबसे छोटा था, लेकिन उसकी शरारतें सबसे ज्यादा खतरनाक थीं। फैजान ने सोचा कि खामोशी से गुजर जाए। उसने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन झंडू की तेज नजर ने उसे देख लिया। अरे रोको इस लाले को! झंडू ने सिगरेट जमीन पर फेंकते हुए चलाया। बड़खा फौरन सड़क के दरमियान आ खड़ा हुआ। फैजान को ब्रेक लगाना पड़ा। क्या बात है भाई, मुझे जल्दी है, फैजान ने परसुकून अंदाज में कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी है तो रास्ता भी तो चलना चाहिए था, टुनटन ने तंजिया लहजे में कहा और आगे बढ़ा। ये रास्ता हमारी टैक्स वसूली वाली सड़क है। अब यहाँ से गुजरना है तो टैक्स देकर जा। फैजान समझ गया कि ये लोग रकम बटोरना चाहते हैं। उसकी जेब में सिर्फ वो 500 रुपए थे जो उसने ट्यूशन से कमाए थे और जिनसे उसे माँ की दवाई लेनी थी। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं एक गरीब तालिब इल्म हूं, मुझे जाने दो, फैजान ने अल्तजा की। हर कोई यही कहता है, मिको बोला और उसने फैजान की साइकिल की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो देखते हैं पर्स में क्या है। फैजान ने जल्दी से साइकिल से उतरकर उसे पीछे खींच लिया। नहीं, ये मेरी साइकिल है, आप लोग मुझे तंग ना करें। गुस्से से झंडू के चेहरे का निशान और भी सरख हो गया। अरे हमें तंग कर रहा है, तुझे पता नहीं हम कौन हैं? पता है, फैजान ने अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए कहा। आप वही हैं जिन्हें पूरा मोहल्ला चोर और बदमाश कहता है। आप लोग कमजोरों को तंग करते हैं। ये सुनते ही चारों का खून खोल उठा। किसी ने उनके सामने ऐसी बात करने की जुर्रत नहीं की थी। तुझे सिखाते हैं हम बदमाश हैं या नहीं? बड़खा गराया और उसने फैजान के कुंधे पर जोर से हाथ मारा। फैजान को गुस्सा आ गया, लेकिन वो जानता था कि चारों के सामने हाथापाई करना अहमकाना होगा। उसकी नजर एक पल के लिए उनके पीछे पड़ी पुरानी फैक्ट्री की तरफ गई। इसके जहन में एक ख्याल को न दी। ठीक है, फैजान ने अचानक अपना लहजा नर्म करते हुए कहा। मुझे पता है मैं आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तजवीज देता हूं। चारों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तजवीज? क्या तजवीज? झंडू ने पूछा। मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, फैजान बोला। अगर आप में से कोई एक भी मुझे पकड़ सका तो मैं अपनी ये साइकिल आपको दे दूंगा, और अगर आप न पकड़ सके तो आप मुझे और कभी तंग नहीं करेंगे। ये सुनकर चारों हंसने लगे। ये लाला क्या बकवास कर रहा है? हम में से कोई एक, हम चारों मिलकर तुझे 1 मिनट में चोरा चोरा कर सकते हैं। डरते हो? फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका ये एतमाद उन्हें हैरान कर रहा था। और किस बात का? टुनटन चलाया। चलो बता, तेरी शर्त क्या है? फैजान ने पुरानी फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। वो देखो, वो पुरानी फैक्ट्री, उसके अंदर गहरा अंधेरा है और टूटे हुए सामान का ढेर। मैं उसमें छिप जाऊंगा। आप में से सिर्फ एक आदमी अंदर आकर मुझे ढूंढे। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं हार मान लूंगा। अगर नहीं पकड़ सका तो आप हार जाएंगे। झंडू सोच में पड़ गया। ये लड़का बहुत पुरएतमाद लग रहा था।
शायद अंदर कोई साजिश हो। लेकिन फिर उसने अपने साथियों को देखा। वो 4 थे और ये 1। आखिर क्या खतरा हो सकता था? ठीक है, झंडू बोला, लेकिन शर्त यह है कि हम में से कोई भी अंदर आ सकता है, और तो अंदर भागकर छिप नहीं सकता। हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि तो अंदर गया है। फैजान ने सिर हिलाया। एक शर्त और है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। अगर 20 मिनट में आप मुझे ना पकड़ सके तो आप हार जाएंगे। बेसमेंट? बड़खा कहकहा लगाया। 10 मिनट में तेरी हड्डी पसली का हाल बता देता हूं। फैजान ने अपनी कमीज की आस्तीन चढ़ाई। उसके पास कोई चारा नहीं था, यही एक रास्ता था। वो जानता था कि ये फैक्ट्री उसके बचपन का खेल का मैदान थी। उसे उस फैक्ट्री का हर कोना, हर टूटा हुआ मशीन, हर दालान ज़बानी याद था। वो और उसके दोस्त यहाँ छपन छिपाई खेला करते थे। इन गुंडों को उसका इल्म नहीं था। तो फिर टाइम शुरू हुआ। फैजान बोला और वो तेजी से फैक्ट्री की तरफ भागा। उसने फैक्ट्री के टूटे हुए दरवाजे में से झांक कर उन्हें दिखाया कि वो अंदर जा रहा है, और फिर अंदर गायब हो गया। चारों बाहर खड़े थे। झंडू ने फैसला किया, टुनटन तो अंदर जा, तो पतला है और तेज, इस लाले को जल्द पकड़ लेगा। हम बाहर से दरवाजे पर पहरा देते हैं ताकि वो भाग ना सके। टुनटन ने अपनी पतलून की कमर किस ली। 10 मिनट, बस 10 मिनट, और वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरा अंधेरा था। सुड़े हुए तेल और धात की बदबू फजा में फैली हुई थी। टूटे हुए शीशों से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। टुनटन ने अपने हाथ में एक छोटी सी टार्च निकाली। इसकी रोशनी में वो आगे बढ़ा। हर तरफ जंग आलूद मशीनें, लकड़ी के ढेर और गर्द के तोदे पड़े थे। ओ लाले, निकल आ, वरना जब पकड़ा तो पिछताएगा। टुनटन ने आवाज लगाई। इसकी आवाज खाली हाल में गूंजी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। टुनटन आगे बढ़ा। उसे लगा शायद कोई हरकत हुई। उसने एक बड़े ढेर के पीछे झांका। कुछ नहीं था। फिर अचानक उसके पैरों तले से कोई चीज तेजी से गुजरी। टुनटन ने चीख लगी। हुआ क्या है? टार्च की रोशनी नीचे की तरफ की तो देखा, एक बड़ी सी चोहिया तेजी से भाग गई। टुनटन ने दिल ही दिल में गाली दी। बाहर झंडू, बड़खा और मिको दरवाजे के पास खड़े थे। वक्त गुजर रहा था। 5 मिनट हो गए। मिको ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, टुनटन क्या कर रहा है? बड़खा बेसब्रा हो रहा था। अंदर टुनटन फैक्ट्री की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और खराब। वो एहतियात से ऊपर चढ़ा। ऊपर का हाल भी खंडर था। कहीं छत गर गई थी और उससे चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हौसी लम्हे उसने एक आहट सुनी। वो फौरन मुड़ा। उसकी टार्च की रोशनी ने दौर एक कालम के पीछे से झांकते हुए एक चेहरे को चमकाया। फूल गया। टुनटन चलाया और वो दौड़ पड़ा। वो चेहरा फौरन गायब हो गया। टुनटन कालम के पीछे पहुंचा तो वहां कोई न था। उसने उधर उधर देखा। अचानक उसके सर पर कुछ गिरने की आवाज आई। वो ऊपर देखने लगा। इसी वक्त इसके पीछे से एक छाया तेजी से गुजरकर दूसरे हाल में गायब हो गई। टुनटन को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुझे दिखाता हूं। वो गराया और उसने अपने जेब से एक छोटी चाकू निकाली। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जहां वो छाया गायब हुई। ये एक तंग दालान था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। टुनटन ने पहले कमरे में झांका। अंधेरा था। दूसरे कमरे में दाखिल होते ही उसके पैरों में कुछ उलझन हुई। वो गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाल लिया। नीचे देखा तो जमीन पर पड़ी एक जंग आलूद चीन थी जो उसने पहले से वहां नहीं देखी थी। ये लड़का कोई जादू तो नहीं जानता, टुनटन ने सोचा। बाहर 10 मिनट गुजर चुके थे। क्या हो रहा है अंदर? बड़खा ने पूछा। मैं अंदर जाकर देखता हूं। नहीं, झंडू ने रोका। शर्त तो यही थी, हम में से सिर्फ एक। लेकिन टुनटन कुछ कर नहीं पा रहा। फिर टुनटन थक चुका था। वो 15 मिनट से इस लड़के के पीछे भाग रहा था जो हर बार हाथ आते आते छोड़ जाता था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो फैक्ट्री के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी। टुनटन तेजी से उस तरफ बढ़ा। ये एक बड़ा हाल था जहां कभी भारी मशीनें लगी होती थीं। अब ये बिल्कुल खाली था सिवाय एक कोने में पड़े बड़े ढेर के। अब तो फंसा है, टुनटन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस हाल का सिर्फ यही दरवाजा है। वो आहिस्ता आहिस्ता ढेर की तरफ बढ़ा। निकल आ लाले, खेल खत्म। इसी वक्त ढेर के ऊपर से एक आवाज आई। टुनटन भाई, आपको लगता है आप मुझे पकड़ सकते हैं? टुनटन ने टार्च की रोशनी ढेर के ऊपर फेरी। फैजान वहां खड़ा था।
उसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी। अब भागकर दिखा। टुनटन चलाया और वो ढेर पर चढ़ने लगा। तीर लकड़ी के तख्तों और पिर्जों का था। टुनटन जैसे ही ऊपर पहुंचा, फैजान अचानक गायब हो गया। टुनटन ने देखा, ढेर के दूसरी तरफ एक पाइप था जो नीचे ग्राउंड की तरफ जाता था। शायद वो उसमें से फिसल गया है। टुनटन ने भी उसी पाइप की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पाइप को छुआ, एक तेज आवाज के साथ ढेर का एक हिस्सा हिलने लगा। टुनटन ने तवाजुन खो दिया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगा। नीचे पुराने बोर्ड्स का ढेर था। वो उन पर जा गिरा और एक चीख उसके मुंह से निकली। उसका पांव मड़ गया था। हाँ, मेरे पांव में मोच आ गई। उधर फैजान पाइप के जरिए नीचे उतरकर फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से निकल चुका था। वो खामोशी से एक तरफ लगे दरख्तों के पीछे छिप गया। बाहर झंडू, बड़खा और मिकू बेचैन हो रहे थे। अचानक फैक्ट्री के अंदर से चीख की आवाज आई। ये टुनटन की आवाज है, बड़खा बोला। वो तीनों बगैर सोचे समझे अंदर दौड़े। अंदर अंधेरा था। उन्होंने टार्चें जलाएं और आवाज की तरफ बढ़े। टुनटन, तू कहाँ है? झंडू ने पुकारा। यहाँ, इस ढेर के पास, कमजोर आवाज आई। वो तीनों ढेर के पास पहुंचे तो देखा टुनटन जमीन पर बैठा है, अपने पांव को हाथों से दबा रहा है। क्या हुआ? वो लड़का कहाँ है? झंडू ने पूछा। वो भाग गया। टुनटन ने दर्द से भरे लहजे में कहा, ये लड़का मामूली नहीं है भाई। ये जानता है ये फैक्ट्री कैसे है। मुझे बेवकूफ बना दिया। इसी वक्त बाहर से फैजान की आवाज आई। ओवा, आप सब अंदर हैं। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप हार गए। चारों फैक्ट्री से बाहर दौड़े। फैजान अपनी साइकिल पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। इसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। तुमने धोखा दिया। झंडू गुस्से से चलाया। धोखा कैसा? फैजान ने बेखौफी से कहा। मैंने शर्त के मुताबिक किया। आप में से एक मुझे नहीं पकड़ सका। अब आपका वादा याद है। आप मुझे और कभी तंग नहीं करेंगे। झंडू का चेहरा गुस्से से सरख हो रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि फैजान ने बात जारी रखी। और एक बात, टुनटन भाई के पांव में मोच आ गई है। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। ये रही टैक्सी का किराया। ये कहते हुए फैजान ने अपनी जेब से वो 500 रुपए का नोट निकाला जो उसकी माँ की दवाई के लिए था और उसे झंडू की तरफ बढ़ा दिया। चारों दंग रह गए। उन्होंने कभी किसी से ऐसा सलूक नहीं देखा था। उन्हें धमकी देने वाला लड़का अब उनके जख्मी साथी के लिए पैसे दे रहा था। झंडू ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, आपने पैसे रखो, हम खुद संभाल लेंगे। जैसे आपकी मर्जी, फैजान ने कहा, लेकिन वादा याद रखिएगा। और उसने अपनी साइकिल पटड़ी पर चलाना शुरू कर दी। चारों उसे जाते हुए देखते रहे। उनके जहनों में बहुत सारे सवाल थे। ये लड़का कौन था? इतनी हिम्मत उसे कहां से आई थी? और सबसे बढ़कर वो क्यों हार गए थे जबकि वो 4 ताकतवर जवान थे और वो एक दुबला पतला लड़का? टुनटन को उठाते हुए झंडू ने कहा, ये कोई आम लड़का नहीं है। और फैजान अपनी साइकिल पर तेजी से घर की तरफ जा रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि उसने आज बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। अब वो इन गुंडों से बच गया था। लेकिन क्या ये मामला वाकई खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक लंबी जंग का आगाज था? उसने माँ की दवाई का सोचा। अब उसके पास पैसे नहीं थे। वो क्या करेगा? शायद वो डॉक्टर साहब से इल्तिजा करेगा कि दवाएं दे दें। वो कल रकम ले आएगा। रात हो चुकी थी। चांद आसमान पर चमक रहा था। फैजान को लगा जैसे वो आज किसी जंग से फतहयाब होकर लौट रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश लेकर आ रहे हैं। 4 गुंडे, एक होशियार लड़का और एक ऐसी दुश्मनी जो अभी शुरू हुई थी। फैजान की वालदा का नाम ज़ेनत था। वो एक कमजोर लेकिन मजबूत इरादों वाली खातून थी। बेटे की देर से आमद पर वो परेशान थीं। जब फैजान घर पहुंचा तो उसका चेहरा थकावट से लेकिन फतह की एक अजीब सी चमक से भरा हुआ था। माँ, माफ करना, देर हो गई। रास्ते में कुछ काम था, फैजान ने कहा। वो माँ को ये बताना नहीं चाहता था कि उसने 4 गुंडों के साथ किया खेल खेला है। बेटा, तेरे हाथ में दवाएं नहीं हैं? ज़ेनत ने कमजोर आवाज में पूछा। फैजान ने अपना सिर झुका लिया। माँ, पैसे वो रास्ते में खो गए। उसने सच नहीं बताया। कल मैं डॉक्टर साहब से बात करके दवाएं ले आऊंगा। आज आप आराम करें। ज़ेनत ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। माँ का दिल कभी धोखा नहीं खाता।
उसे लगा कि फैजान कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने मजीद पूछा नहीं। ठीक है बेटा, तो खुद खाना खा लो, मैं सो जाती हूँ। रात गुजरती गई, लेकिन पूरे मोहल्ले में एक कहानी फैल चुकी थी। टुनटन को जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने पूछा, ये मूंछ कैसे आई? झंडू ने जवाब दिया, पुरानी फैक्ट्री में फसल गया था। डॉक्टर की बेटी जो क्लर्क थी ने ये बात सुन ली और फिर ये खबर उड़ते उड़ते फेरोजे मकामी चाय की दुकान तक पहुंच गई, जहां मोहल्ले के बुजुर्ग और नौजवान जमा होते थे। वहां टुनटन की मूंछ पर हंसी उड़ाई गई। अरे भाई, ये चारों यार तो हर वक्त दूसरों को धमकाते हैं, आज खुद फैक्ट्री में फसल गए। एक बूढ़े ने कहकहा लगाया, सुना है उन्हें एक लड़के ने चैलेंज देकर बेवकूफ बना दिया। वो लड़का फैक्ट्री में छिप गया और टुनटन उसे ढूंढते ढूंढते घर पड़ा। दूसरे ने कहा, कौन लड़का है ये? सुना है फैजान है, फकीर मोहम्मद का बेटा, वही जो ट्यूशन पढ़ाता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह तक पूरा मोहल्ला जानता था कि फैजान नाम के एक होशियार लड़के ने चारों गुंडों को उनकी ही अड्डे पर शिकस्त दे दी है। सुबह फैजान जब ट्यूशन जाने के लिए निकल रहा था तो पड़ोसियों ने उसे नए नजरों से देखा। कुछ ने मुस्कुराकर सलाम किया, कुछ ने सिर हिलाया। एक पड़ोसी ने उसे रोक कर कहा, बेटा फैजान, तुमने बड़ा काम किया है, इन बदमाशों को सबक सिखाया है, लेकिन होशियार रहना, ये लोग खतरनाक हैं। फैजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया चाचा, मैंने सिर्फ अपना रास्ता निकाला था। लेकिन फैजान के अंदर खौफ था। वो जानता था कि झंडू और उसके साथी अपनी जिल्लत को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ झंडू का अड्डा, ये एक पुरानी वीरान कोठी थी जो मोहल्ले के किनारे पर वाक़ई थी। चारों वहां रहते थे। टुनटन का पांव पट्टी से बंधा हुआ था, वो दर्द से कराह रहा था। मैं इस लाले को नहीं छोड़ूंगा, टुनटन गुस्से से बोला। उसने मेरा मजाक उड़ाया है, हम सबका मजाक उड़ाया है, मिकू ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पूरा मोहल्ला हमारा मजाक उड़ा रहा है। फेरोजे के थड़े पर तो मैंने सुना, लोग कह रहे थे कि चारों को एक लड़के ने हरा दिया। झंडू खामोशी से एक कोने में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तुम सब ने सोचा ये लड़का सिर्फ होशियार था इसलिए हम हार गए? झंडू ने अचानक कहा। हाँ, वो फैक्ट्री से वाकिफ था, बड़खा बोला। नहीं, झंडू ने सर हिलाया, उसमें कुछ और है। जब उसने टुनटन के इलाज के लिए पैसे दिए, ये हरकत कोई आम लड़का नहीं करता, उसमें हिम्मत है, और हिम्मत वाले लोग खतरनाक होते हैं। तो क्या करना है? मिको ने पूछा। झंडू ने सिगरेट का आखिरी किश लिया और उसे फर्श पर पांव से कुचला। हम उसे तबाह करेंगे, लेकिन बराह रास्त नहीं, हमें अक्ल से काम लेना होगा। हम ऐसा करेंगे कि पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ हो जाए। कैसे? टुनटन ने उठकर बैठते हुए पूछा। झंडू की आंखों में एक शैतानी चमक आई। तुम जानते हो कि मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? पड़खा समझ गया। तुम कह रहे हो चोरियों का मामला? हाँ, झंडू बोला। पिछले 2 हफ्तों से मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं। पहले रहमत चाचा की दुकान से सामान चरा, फिर हबीब साहब के घर से ज़ियोरात। लोग परेशान हैं। पुलिस आई लेकिन कुछ न कर सकी। तो? मिको ने हैरान होकर पूछा। तो हम उसका इल्जाम फैजान पर लगाएंगे। झंडू ने अपनी साजिश खोली। हम कुछ ऐसे सबूत बनाएंगे कि लोग समझें कि फैजान ही चोर है। वो गरीब है, पैसे की जरूरत है, इसकी माँ बीमार है, वो दवाएं नहीं ले सका। लोग यकीन करेंगे कि उसने चोरी की होगी। चारों की आंखें चमक उठीं। ये तो बेहतरीन मंसूबा था, लेकिन कैसे? टुनटन ने पूछा। सबूत कैसे बनेंगे? झंडू ने अपने जेब से एक छोटा सा सुनहरी अंगूठी निकाली। ये देखो, ये हबीब साहब के घर से चोरी होने वाला जीवर है, हमने खुद चराया था। अब हम ये अंगूठी फैजान के घर में छिपा देंगे, फिर पुलिस को बताएंगे, वो तलाशी लेंगे और अंगूठी मिल जाएगी। मिको हंसने लगा। बेहतरीन, फिर तो वो लाला जेल चला जाएगा। नहीं, सिर्फ जेल भेजने से काम नहीं चलेगा, झंडू ने कहा। हमें उसकी इज्जत खाक में मिलानी है। लोग उसे चूर समझें, उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाएगा, उसके माँ बाप की इज्जत जाएगी। ये होगा हमारा इंतकाम। चारों ने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्हें मौके चाहिए था जब फैजान घर पर न हो और उसके वालिद भी दुकान पर हों। इसी दौरान मोहल्ले में एक और वाकया। हबीब साहब, जो मोहल्ले के माजिज और अमीर शख्स थे, ने एक मीटिंग बुलाई। लोग उनके घर जमा हुए। 2 हफ्तों में 3 चोरियां। हबीब साहब ने गुस्से से कहा, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, हमें खुद कुछ करना होगा। मगर क्या करें?
रहमत चाचा बोला, जिसकी दुकान से सामान चरा था। रात को हम जागते रहें, हमारी अपनी वॉचमैन बनानी होगी। एक नौजवान ने कहा, रात को गश्त करें, लेकिन ये काम कौन करेगा? हम सबके अपने काम हैं। बहस जारी थी कि फैजान वहां से गुजर रहा था। वो ट्यूशन से वापस आ रहा था। हबीब साहब ने उसे देखा। अरे फैजान, आओ तुम भी, तुम होशियार लड़के हो, तुम्हारी क्या राय है? फैजान अंदर आया। उसने सारी सूरत-हाल सुनी। हबीब साहब, फैजान ने एहतराम से कहा, मैं सोचता हूं कि चोर हमारे मोहल्ले का ही है। क्यों? लोगों ने पूछा। क्योंकि चोर को मालूम था कि कब घर में कोई नहीं होगा। रहमत चाचा की दुकान से चोरी उस दिन हुई जब वो अपने बेटे के अस्पताल में थे। हबीब साहब के घर से चोरी उस रात हुई जब आप फैमिली के साथ शादी में गए हुए थे। चोर को मालूमात है। लोग हैरान रह गए। फैजान की बात में वजन था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हबीब साहब ने पूछा। मेरा ख्याल है हम एक छोटी सी कमेटी बनाएं। मैं रात को गश्त करने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ और भी नौजवान हैं। हम बारी बारी रात को जागेंगे। लेकिन तुम्हारे पढ़ाई का वक्त? किसी ने पूछा। मैं टाइम मैनेज कर लूंगा, फैजान ने कहा। हबीब साहब मुतासिर हुए। बहुत अच्छा फैजान, तुम वाकई होशियार हो। ठीक है, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। इस तरह मोहल्ले की निगरानी की जिम्मेदारी कुछ नौजवानों पर आ गई, जिनकी क़ियादत फैजान कर रहा था। इसकी शहरत और बढ़ गई। लोग उसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन फैजान को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बढ़ती हुई मकबूलियत उसके दुश्मनों के गुस्से को और भड़का रही थी। 2 दिन बाद झंडू और उसके साथियों को मौके मिल गया। फैजान के वालिद दुकान पर थे। फैजान खुद हबीब साहब के पास गया हुआ था ताकि निगरानी का शेड्यूल तय करें। उसकी मां ज़ैनत अस्पताल गई हुई थी। घर खाली था। मिक्को, जो चौराहे में माहिर था, आसानी से फैजान के घर के पीछे वाली खिड़की का ताला खोलकर अंदर घुस गया। ये एक छोटा सा मकान था, 2 कमरे और एक बावर्ची खाना। मिक्को ने जल्दी से अंगूठी निकाली और उसे अलमारी के नीचे एक दराज के पछले हिस्से में छिपा दिया, जहां आम तौर पर कोई नहीं देखता। उसने घर से एक चांदी का चम्मच भी उठाया जो हबीब साहब के घर से चोरी हुआ था, उसे भी वहीं छिपा दिया। फिर वो उसी तरह खामोशी से बाहर निकल आया। काम हो गया था। अब सिर्फ पुलिस को इत्तला देने की देर थी। अगली सुबह हबीब साहब के घर से एक और चोरी हो गई। इस बार उनकी बीवी का कीमती हार चुरा लिया गया। हबीब साहब का गुस्सा हद से गुजर गया। उन्होंने पुलिस को फोन किया और सख्त अल्फाज में शिकायत की। पुलिस एहलकार आए। उन्होंने तहकीकात शुरू की। झंडू ने मौका देखा। वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया। सर, मुझे कुछ मालूम हो सकता है। इंस्पेक्टर ने उसे देखा। तो बताओ। सिर, मैंने कुल रात फैजान नामी एक लड़के को मुश्तबा तौर पर घर से बाहर जाते देखा था। वो एक थैला लेकर जा रहा था। फैजान? वो कौन है? वही लड़का है जो निगरानी की क़ियादत कर रहा है, झंडू ने शरारत से कहा। शायद वो खुद चोर है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से सुना। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सर, तलाशी लीजिए उसके घर की। मुझे यकीन है कुछ मिलेगा। पुलिस ने फैजान के घर तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस फैजान के घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया। फैजान और उसके वालिद हैरान थे। हमारी तलाशी क्यों ले रहे हैं? फैजान के वालिद फकीर मोहम्मद ने पूछा। शकवा है कि चोरी का माल यहां हो सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। यह कैसे हो सकता है? हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार, फकीर मोहम्मद ने एहतिजाज किया। लेकिन पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। फैजान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे झंडू की याद आई, जो खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये उनकी साजिश थी। तलाशी जारी थी। पुलिस एहलकारों ने अलमारी, बस्तर, बावर्ची खाना हर जगह देखा, कुछ नहीं मिला। झंडू का चेहरा फक होने लगा। कहीं मिक्कू ने गलत जगह तो नहीं छिपाया? इंस्पेक्टर ने फैजान से पूछा। फैजान ने गहरी सांस ली। सिर, मुझे लगता है कि ये कोई साजिश है। मैं जानता हूं कि आप किसके कहने पर आए हैं। किसके कहने पर? फैजान ने झंडू की तरफ इशारा किया। उन्होंने आपको बुलाया है और वही असल चोर हैं। ये सुनते ही झंडू चलाया। झूठ तो खुद चोर है। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते, फैजान ने इंस्पेक्टर से कहा, तो उनके अड्डे की तलाशी लीजिए, वो पुरानी कोठी जहां ये रहते हैं। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। इसी वक्त एक पुलिस एहलकार ने कहा, सर, यहां कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने झंडू की तरफ देखा। तुमने कहा था कि यहां मिलेगा। झंडू घबरा गया। शायद मैंने गलत देखा हो। नहीं,
तुमने गलत नहीं देखा। अचानक एक आवाज आई। सबने मड़कर देखा। हबीब साहब की बेटी जैनब वहां खड़ी थी। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो मिकू ने फैजान के घर छिपाई थी। यह अंगूठी ये मेरे ओबा की है जो चोरी हुई थी, जैनब ने कहा। लेकिन ये यहां से नहीं मिली। फिर कहां से मिली? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये उनकी कोठी के सामने गटर के किनारे पड़ी मिली। जैनब ने झंडू की तरफ इशारा करते हुए कहा। शायद जब ये उसे यहां छिपाने आए तो रास्ते में गिर गई। झंडू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ नहीं, जैनब ने बेखौफी से कहा। मेरे साथ मेरा भाई भी था। हम दोनों ने देखा और हमने उसे उठाकर पुलिस को देने के लिए रख लिया था। ये एक अचानक मोड़ था। इंस्पेक्टर ने फौरन हिदायत दी, उन चारों को गिरफ्तार करो और उनकी कोठी की तलाशी लो। पुलिस ने झंडू, बड़खा, मिको और जख्मी टुनटन को गिरफ्तार कर लिया। जब कोठी की तलाशी ली गई तो वहां से हबीब साहब के घर का चोराया हुआ हार, रहमत चाचा की दुकान का सामान और भी चोरी का माल मिला। पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। असल चोर तो यही चारों थे। हबीब साहब ने फैजान के कुंधे पर हाथ रखा। तुमने सच कहा था फैजान, चोर मोहल्ले का ही था। तुमने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की बल्कि असल मुजरिमों को पकड़वाया।